नमस्कार दर्शकों, क्या हुआ जब 2013 के कुंभ मेले में खोई हुई लड़की 2025 में प्रयागराज में मिली? क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पिछले बार के कुंभ में 2013 का जब कुंभ लगा था, प्रयागराज में 11 साल की बेटी अपने माता पिता से हमेशा के लिए बिछड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह चमत्कार ही था कि 12 साल बाद जो इस बार का कुंभ था, उस कुंभ में फिर से अपने माता पिता को उसी जगह पर मिल गई जिस जगह से खोई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरे 12 सालों के बाद आखिरकार वह बेटी अपने माता पिता से मिल तो जाती है, लेकिन इन 12 सालों के अंदर उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है। ये दोस्तों, जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता का कलेजा फट जाता है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोका पाएंगे। लेकिन वह 12 साल तक कहां थी, क्या कर रही थी, क्या क्या हुआ उसके साथ? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। इस घटना की शुरू होती है गुजरात का एक परिवार, जो कि बहुत गरीब परिवार होता है। माता पिता और 2 बच्चे वह ट्रेन पकड़कर 2013 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ लगा था उसमें वह स्नान करने के लिए आते हैं। अब वह शाम को पहुंचते हैं तो मेले के बाहर जो तंबू वगैरह लगे थे, जो कैंप लगे थे, वहीं पर उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाती है और वह लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। सुबह यह हुआ कि जैसे ही सुबह होगी, हम लोग जाएंगे गंगा जी के जो संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का, वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद कुछ टहले गए और फिर शाम को जो है ट्रेन पकड़कर वापस गुजरात चले जाएंगे। अब दोस्तों, यही उनका प्लान था। जो युवक था उनका नाम गंगाराम होता है और जो 2 बच्चे थे, एक 11 साल की बेटी जिसका नाम सुनीता होता है और 13 साल का एक बेटा जिसका नाम विवेक होता है। इसके अलावा जो पत्नी थी उनका नाम शारदा होता है। तो ये लोग दोस्तों वहां पर रुकते हैं और सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं, उनकी आंख खुलती है, वह चले जाते हैं स्नान करने के लिए और वहां पर जाते हैं स्नान करने के लिए। और स्नान करने के बाद लोग चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है उनके जो पिताजी थे, जो गंगाराम थे, वो कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा मेले में और कुछ देख लिया जाए। लेकिन जो बबीता थी, जिसकी उम्र 11 साल की थी, वह दोस्तों थक चुकी थी। विशा तरह कहती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुबह ही आप लोगों ने जगा दिया, क्योंकि दोस्तों घर पर रहती थी तो जाहिर फिर सी बात है 78 बजे तक सोती ही होगी, तो इसलिए वह कहती है कि नहीं, मुझे फिर उस जगह पर जाना है जहां पर वह जाग आराम कर सके। लेकिन जो बेटा था 13 साल का, जो विवेक था, वह दोस्तों कहता है कि नहीं, मुझे घूमना है। वह घूमने की जिद पर अड़ा हुआ था और जो सुनीता थी वह अपने माता पिता से, गंगाराम से कहती है कि मुझे आराम करना है। इस तरीके से दोस्तों उस भाई बहन में लड़ाई होता रहा, झग होता रहा। लेकिन माँ वे चाहते थे कि 12 सालों के बाद कुंभ आता है, फिर पता नहीं आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतना खर्चा करके आए हैं तो कम से कम घूम लेना चाहिए। तो वो लोग जो है सुनीता की बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसको संभालते हुए कहते हैं कि अभी चलेंगे, इसे घूमने लगते हैं। लेकिन जो सुनीता थी वह हट करने लगती है, वह चलते चलते रुक जाती। उसके बाद कहती मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं घूमना। और जब उसके बाद ही माता पिता कुछ दूर आगे निकल जाते तो फिर वह दौड़कर उनके पास पहुंच जाती। ऐसे ऐसे करते हुए करीब 1 घंटा बीत गया। ऐसे ही हजारों लोगों की भीड़ में वह चारों लोग भी घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब उनको नहीं पता था कि उनके पीछे 2 ऐसे लोग लगे हैं जो कि बच्चों को चुराने का काम करते थे, ऐसी लड़कियों को उठाने का काम करते थे। उन लोगों को पता ही नहीं था। अब गंगाराम तो ऐसे घूम रहे थे, लेकिन 5 मिनट के बाद उन्होंने महसूस किया कि शायद सुनीता कहीं रुक गई है और अब की बार वही क्यारे वापस नहीं आई। काफी देर हो गया। फिर वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनीता का कहीं अता पता नहीं था। वह लोग जो है अब उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं, सुनीता कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वह वहां से गायब हो चुकी थी। वो लोग सोचते हैं कि शायद तंबू में चली गई हो, लेकिन अकेले वहां भी नहीं जा सकते थी क्योंकि तंबू का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था। फिर वो लोग दौड़कर जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, तंबू में जाकर देखते उस जगह पर तो सुनीता वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद वह होता है, वहां पर जाते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी ऐसी सी बेटी है, नाम सुनीता है, उम्र 11 साल की है, गोरी है, सुंदर है, लेकिन वो गायब हो गई है। अब वो लोग मेले में अनाउंसमेंट करते हैं, माइक में बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा मिले, ऐसी कोई लड़की मिले तो उसको कृपया किसी भी कैंप में पहुंचा दे और कैंप का जो नंबर था वहां पर पहुंचाने के बाद कैंप का नंबर बता दे। लेकिन दोस्तों हर तरफ ढूंढने वाले थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन दोस्तों अब कई रहे लोग, जो खोए लोग थे वह मिल जा रहे थे। लेकिन सुनीता एक ऐसी थी जो कि शाम हो गई और नहीं मिली। जब अगले दिन भी सुबह तक नहीं मिली तो माता पिता, जो कि उसी शाम उनको ट्रेन पकड़कर गुजरात जाना था, लेकिन वह फिलहाल नहीं जाते हैं। अगले दिन जो है वो पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और बाकायदा उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उसके बाद जो पुलिस थी वह उसे ढूंढने में जाती है। अब दोस्तों पुलिस ढूंढ रही थी लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी।
माता पिता परेशान थे, माँ का रो रो कर बुरा हाल था। 3-4 दिन बीत जाते हैं, कोई पता की नहीं। 1 हफ्ता बीत जाते हैं, कोई पता की नहीं। 1 हफ्ता बीत जाता है, सुनीता का कोई पता नहीं कि वो आखिर गई। तो थक हार कर अपने घर चले जाते हैं गुजरात, और पुलिस वाले बोलते हैं कि जाइए, जैसे वो मिलेगी उसके बारे में कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको जो है सूचना दे देंगे। अब दोस्तों उनके पास कोई फोटो भी नहीं थी कि जो उनको दे सके कि हाँ ये मेरी बेटी है, क्योंकि उनके पास मोबाइल वगैरह था नहीं। 2013 की बात है, स्मार्टफोन नहीं था, छोटे फोन थे उनके पास, और कोई उसका फोटो भी हाल फिलहाल का नहीं था। बच्चे पर का एक फोटो था, पर जो कि 2-3 महीने बाद जो सुनीता के पिताजी थे वो पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं प्रयागराज ने, और कहते हैं कि ये कहते जो है फोटो है मेरी बेटी की, लेकिन उस फोटो से 11 साल की बच्ची का मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं, आपकी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब तक जैसे ही मिलेगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। अब फिर जो गंगाराम थे वो थक हार कर गुजरात चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे लोग आकर उस बेटी के बारे में संतोष कर लेते हैं। दोस्तों 3-4 साल बीत बद गए। कई बार जो है गंगाराम गुजरात से 3-4 साल बीत बद गए। कई बार जो है गंगाराम गुजरात से इलाहाबाद आते हैं, प्रदेश आते हैं और अपने बेटी का पता लगाते हैं। पुलिस थाने पर जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। अब एकदम थक हार चुके थे, वह समझ चुके थे कि अब्बा उनकी बेटी जो है वो उनको कभी नहीं मिलेगी, और उसके बाद फिर जाकर वो जो मेहनत मजदूरी करते थे अपना वही काम करने लगते हैं, संतोष मान लेते हैं। इधर जो बेटा विवेक था वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। दोस्तों 12 साल का वक्त बीत गया, 2025 आ गया। उस कुंभ से लेकर इस महाकुंभ का समय आ जाता है। अब दोस्तों महाकुंभ का समय आ जाता है। जो सुनीता की माँ थी वह अपनी बेटी को याद करके रो रही थी। वह अपने पति से कहती हैं कि मुझे सुनीता की बहुत याद आ रही है, और एक बार चलो गंगा मैया से चल के मैं उनसे पूछूंगी कि आखिर हम लोगों ने क्या पाप किया। हम लोग यहाँ कौन सा पाप करने आए थे कि उन्होंने मेरी बेटी को हमसे छीन लिया। चलकर उन्हीं से मांगूंगी, उन्हीं से शिकायत करूंगी। लेकिन जब गंगाराम ये बात सुनते हैं तो वह मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं कसम खा लिया हूं कि मैं कभी कुंभ नहीं जाऊंगा, और अब मैं नहीं जा सकता। कुंभ जाने की वजह से हमसे हमारी बेटी बिछड़ गई, लेकिन अब वो जद पर अड़ जाती है, कहती है नहीं, मुझे अपनी बेटी की याद ताजा करनी है। भले ही मैं जाऊंगी और उस जगह पर जाऊंगी, कम से कम रोगी बिल्की, उसके लिए तड़पू। मेरा मन कर रहा है, मेरा जाने का मन कर रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आमादी बसबानी अकेले ही चली जाऊंगी, और अगर मैं अकेली चली जाऊंगी और अगर मैं अकेली चली गई तो जैसे बेटी को खो दिए वैसे मुझे भी खो दोगे। अब वह सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं सही बात कह रही है, अगर ये अकेली जाएगी तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, एक बार फिर चलते हैं कुंभ में, कम से कम नहाकर ही चले आएंगे। तो वो लोग आने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जो विवेक था अब उसकी उम्र करीब 25 साल की हो गई थी। वो पिछले कई सालों से कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई ऐसे इधर उधर काम करता था। तो इस समय मुंबई में है। उसने अपने माता पिता से कहा ठीक है मैं पैसा वगैरह भेज देता हूँ, जाओ आप लोग वहां पर घुमाओ। अब दोस्तों वो लोग गए ठीक पिछली बार की तरह, इस बार भी ट्रेन पकड़ते हैं और उसके बाद इलाहाबाद आते हैं, प्रयागराज आते हैं, और फिर वहां पर तंबू वगैरह लगा था, वहीं पर आकर शरण लेते हैं। और फिर उनका प्लान था कि चलो कल सुबह स्नान करेंगे। लेकिन इस बार उनके मन में कोई हौसला नहीं था, क्योंकि हर कदम पर जो सुनीता थी उसकी यादें उनको कचोट रही थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई उसको खींच के ले जा रहा है, या फिर ऐसे लग रहा था कि जैसे वह गंगा जी में डूब रही है। तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक्चुअली में पता नहीं था कि उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तो इसीलिए जो है तरह तरह के ख्याल उनके मन में आए थे। इसीलिए जो सुनीता की माँ शारदा थी वह दोस्तों बात बात पर रोने लगती, और जो उनके पति थे गंगाराम वो भी रोने थी लगते। लेकिन वह संभालते कहते कि मत रो, क्यों रो रही हो। अब दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन 14 जनवरी की ये बात है कि वह लोग नहाने के लिए गंगा जी में गए, और डुबकी लगाकर जैसे ही आ रहे थे दोस्तों लाखों लोगों की भीड़ थी। ये किसी चमत्कार से कम था, नहीं था कि सामने जो है उनकी बेटी उन्हें मिल जाती है, अपनी माँ को वो बताती पहचान जाती है, और उनके गले से लिपट कर रोने लगती है। कहती है मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। अब जैसे उसकी माँ देखती है, गंगाराम देखते हैं, वह भी रोने लगते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों सुनीता उनके गले से लिपट कर रो रही थी। उसके बाद वह पूछते हैं कि बेटी कहाँ खो गई थी, क्या हो गया था तुम्हारे साथ, और सब कुछ वह पूछते हैं। लेकिन दोस्तों तभी एक लड़का आता है, वो उनका रीद है, लोगों से नमस्ते करता है, और फिर वो बबीता से पूछती है ये कौन है। सुनीता कहती है कि यही मेरा सब कुछ है, और इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। अब दोस्तों जब वो लोग अपने बेटी के मिलने की खुशी जो है विवेक से फोन करके सोचे विवेक को बता देते हैं, तभी दोस्तों सुनीता जो थी वह मना कर देती है। कहती है नहीं मम्मी, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लायक हूँ भी नहीं। उसके बाद कहती है कि चलो कहीं बैठते हैं, और उसके बाद दोस्तों अपनी कहानी बताती है। एक जगह एकांत में लोग जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी बताती है उसको सुनने के बाद उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है। दोस्तों
उस दिन जब वह उनके पीछे पीछे भाग रही थी, बात बात में रुक जा रही थी, तभी दोस्तों दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। और जब वह देख रहे थे कि बेटी इनकी जो ये लड़की है ऐसे ऐसे जद पर अड़ी हुई है, तो वह लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें आराम करना है, तो जहां तुम्हारा वगैरह रखा हुआ है वही बगल में हमारा भी रखा हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, चलो तुम वहीं पर सो जाना। अब दोस्तों जो सुनीता थी उनके बातों पर यकीन अब कर लेती है और उसके बाद वह उनके साथ चल देती है। लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता कि वह लोग कौन हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं। वो कोई चीज उसे सुंघा देते हैं जिससे अपनी सुध बुध खो देती, जिससे वो उस जगह पर नाले जाकर के मेले से बाहर लेकर जाते हैं। और उसके बाद वहां पर पहले से एक कार उनका इंतजार कर रही थी, वो उसको लेकर उसमें बैठ जाते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद वो वहां से बिहार लाई जाती है, बिहार से वो पश्चिम बंगाल लाई जाती है। और दोस्तों फिर उसके साथ जो होता है बहुत बुरा होता है। ये तीनों लोग उसके साथ जो करते ही हैं, उसके बाद उसे कोठे पर बेच देते हैं, जहां पर वह 6 साल तक रहती है, यानी कि 2013 से 2019 तक कोलकाता में दोस्तों उसे वेश्यावृत्ति करना पड़ता। अब दोस्तों उसके बाद जब 6 साल बीत जाते हैं तो वह लोग उसे फिर दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली में जाकर उसे यही काम करना पड़ता है। उसे कैद करके रखा जाता को वदा जताई बाप पार, ये संपर्क उससे नहीं होने दिया जाता। और दोस्तों उसके साथ जो कुछ हुआ बता भी नहीं सकते कि क्या क्या हुआ। अब दोस्तों जब दिल्ली के कोठे पर सुनीता को 4 साल बीत गया तो एक लड़का जिसका नाम संजय होता है, जो कि बिहार का था, वह दिल्ली के कनाट प्लेस में पी सनीमप की बता दे काम करता था और उसका कोठों पर आना जाना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात सुनीता से होती है और बबीता से। वह बबीता का रेगुलर कस्टमर बने जाता है। कई बार आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत हुई और वह जो है जब बबीता की आप बीती सुनता है तो उसके दिल में बड़ी चोट लगती है। उसके बाद वह सुनीता को वहां से निकालने की सोचने लगता है, क्योंकि बबीता से उसको प्यार हो चुका था। उसके बाद दोस्तों जो उस जोते का मैनेजर थे या दलाल थे, जो भी कुछ कहे, जिनके साथ साथ कभी बबीता बाहर निकलती थी, जिसके निगरानी में वह निकलती थी, कुछ भी उसको जरूरत होती थी, इलाज वगैरह अगर कुछ भी जरूरत होती थी तो हमेशा एक बंदे के साथ ही जाती थी, जो उसे साथ लेकर जाता था और फिर साथ लेकर जाता था और फिर साथ लेकर आ जाता था। संजय जो है उससे कहता है कि भाई कुछ पैसा ले ले, लड़की को जो है मेरे हवाले कर दे। दोस्तों वह बात करता है तो वह उससे RS लाख मांगता है, लेकिन संजय कहता है मेरे पास RS लाख नहीं है, मैं तुमको RS लाख दे सकता हूँ। कुल मिलाकर RS लाख में बातचीत तय हुई। उसके बाद वह एक बार उसको निकालता है और उसके बाद फिर पीछे से धीरे से वो लेकर उसे चला जाता है। और उसके बाद दोस्तों फिर वह पापा सामने वसमापा एक मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। संजय और सुनीता की शादी 203 में दोनों एक दूसरे शादी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह लोग कुछ दिन दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद वह अपने बिहार गांव लेकर चला आता है। लेकिन इस बीच संजय ने कई बार उससे कहा कि चलो तुम्हारे घर चलता हूँ, तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों लोक लाछी डर से वह अपने घर नहीं जाती, अपने माँ नहीं जाती है, क्योंकि वह तय कहती थी कि मेरे माता पिता तो मुझे मरा हुआ मान ही चुके होंगे और वैसे भी जिंदगी ऐसी है कि इस हालत में कैसे उनके पन के पास जाऊं। लेकिन संजय उसे लाख समझाता रहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो भी कुछ किया मजबूरी की वजह से किया, अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन वह सामान्य की कामती के हमेशा मान रही कि वह अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों जब 2025 का कुंभ आता है तो जैसे उसकी माँ उसके लिए तड़प रही थी, वैसे सुनीता भी अपने माँ बाप के लिए तड़प रही थी। वह कहती है कि एक बार मैं उस मेले में जाऊंगी और क्या पता मेरे माता पिता भी वहां आए। दोस्तों पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में, उनके मन में कौन ये बात बैठा दिया, कैसे बैठ गई कि जो माँ सोच रही थी वही दोस्तों सुनीता भी सोच रही थी। उसके बाद वह संजय जो था उसको लेकर आता है और उसके बाद दोस्तों लाखों लोगों गए की भीड़ में, जो कि एक भूसे में सुई के ढूंढने के बराबर था दोस्तों, वहां पर अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर जैसे ही अपाई को सबाहा बबीता देखती अपनी माँ को रोने लगती है और फिर इन दोनों की मुलाकात होती है। जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उसके माता पिता जी संजय के पैर पकड़ लेते हैं, कहता उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे दुआ देते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे, लेकिन अब मैं अपने बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ दिन बाद तुम अपने घर ले आना। दोस्तों हाल फिलहाल अभी वो लोग प्रयागराज में ही है और विवेक जो है वह भी मुंबई से अपनी बहन की खबर सुनकर फिर प्रयागराज में आने वाला है। उसके बाद ये लोग जब वहां पर इकट्ठा होंगे उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।